चलो देखो देखो क्या पढ़ना है आपको। आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं आपका न्यूट्रिशन। ये कैसा मार्कर है? न्यूट्रिशन, ये तो बड़ा अजीब कलर का मार्कर है। न्यूट्रिशन। अच्छा, नर्वस सिस्टम नहीं हुआ? नर्वस सिस्टम भी करवा देंगे, डोंट वरी, सब करवा दूंगी मैं, चिंता मत करो तुम लोग। अरे सिलेबस टाइम से हो जाएगा, और अगर 5-10 दिन ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया? कुछ भूकंप आ गया क्या? इतना नहीं लोड लेते। तुम लोग ऑफिसर बनने जा रहे हो, तुम लोगों में पेशेंस जीरो है। पेशेंस तो बहुत जरूरी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। देखो, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, और हिंदी में कहा जाता है पोषण। किसका न्यूट्रिशन? तो ह्यूमन का न्यूट्रिशन, क्योंकि हम जूलॉजी में बात कर रहे हैं। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैम, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है क्या? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है रोहन कुमार जी, बिल्कुल होता है। चलो, अब जून में एग्जाम है, अभी तो पूरा मई बाकी पड़ा है। अरे हो जाएगा, 15 मई से तो पहले पहले आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा। जून में पेपर है, आप रिवाइज भी कर लेंगे तब तक तो, ठीक है। हाँ, फर्जी है ये सच में फालतू का कमेंट करने वाले। और एक बात और, जहां के भी आप रहने वाले हैं, जब जब आपके स्टेट में, आपके सिटी में वोट हो तो बिल्कुल वोट करना, ठीक है। कोई भी बच्चा वोट के बिना नहीं रहेगा। जो बच्चा 18 साल से ऊपर है, जिसके पास वोटर आईडी है, बिल्कुल वो वोट करे, ठीक है। क्योंकि इन अपने देश से पहले कुछ नहीं आता है, पहले वोट करके आइएगा, फिर पढ़ना आगे की बातें। चलो, अब मैं कोई कमेंट सेक्शन नहीं देखने वाली, कमेंट सेक्शन बंद करो। देखो, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पढ़ना है आपको। किसका न्यूट्रिशन? प्लांट का। प्लांट के केस में करवाऊंगी। यहां पर किसकी बात हो रही है? तो एनिमल, एनिमल बोले तो ह्यूमन का न्यूट्रिशन की बात हो रही है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मैम, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, सारे ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स का काम क्या होता है? ऑर्गन्स काम करते हैं, और किसी भी काम करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि काम कब तक नहीं हो सकता? जब तक आपके पास एनर्जी है, जब तक आपके पास क्या नहीं हो? ऊर्जा नहीं हो। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो हम पोषक तत्व लेते हैं, जो बाहर से हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट में हम किसका इंटेक करते हैं? न्यूट्रिएंट का। तो जो न्यूट्रिएंट को इंटेक करने की प्रोसेस है, और उससे जो एनर्जी मिलती है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन की प्रोसेस, पोषण की प्रक्रिया। क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट को इंटेक करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन की प्रोसेस या पोषण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखो, अब देखो देखो, तो न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? 4 चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहला पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट। 1 नंबर पे पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? शर्करा कहा जाता है। 2 नंबर पे क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ने हैं प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स पढ़ने हैं आपको, और मैं वही सब करवाऊंगी पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फालतू नहीं करवाऊंगी। थ्योरी तो आपको सारी बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? तीसरा आपको पढ़ना है फैट के बारे में, वसा के बारे में। और 4 नंबर पे आपको यहाँ क्या पढ़ना है? आपको पढ़ने हैं वाइटामिन। वाइटामिन बोले तो विटामिन, विटामिन। ये 4 चीजें पढ़नी है आपको। और चलो 5वें नंबर पे कुछ मिनरल्स भी बता ही दूंगी, कहां पर कौन सा मिनरल होता है, ठीक है, और उस मिनरल का काम क्या होता है। मिनरल्स बोले तो खनिज पदार्थ। तो इस न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? तो मैम, हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट खाते हैं, हम विटामिन खाते हैं, और हम मिनरल्स खाते हैं। पहली बात तो, मेन जो हमारे डाइट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये 3 होते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये मेन डाइट वाले या मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन आप अलग से नहीं खाते, विटामिन आप अलग से नहीं खाते, और मिनरल्स भी आप अलग से नहीं खाते हैं। तो ये दोनों चीज कहां से मिल जाती हैं? ये दोनों इन तीनों की फॉर्म में मिल जाती हैं। आप कभी कैल्शियम अलग से खाते हैं क्या? हाँ। विटामिन अलग से खाते हैं? कब खाएंगे? जब आपके बॉडी में इन विटामिन की और इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आप बाहर से खा लेते हैं। तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारे बॉडी में 3 मेन मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। तो फिर मिनरल्स कहां से आते हैं? विटामिन कहां से आते हैं? तो मैम, इन तीनों की फॉर्म में विटामिन, मिनरल आ जाते हैं।
कैसे? तो देखो, आपने सुना होगा जो दूध है, दूध में प्रोटीन भी होता है और दूध में विटामिन भी होता है और दूध में मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन उसका मेन कंपोनेंट है, तो हम प्रोटीन में पढ़ लेंगे उसको, क्लियर है। दूसरा देखो, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, बट एनर्जी किससे नहीं मिलती? विटामिन से। सबसे अच्छा क्वेश्चन, और यही एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन या विटामिन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, इनसे ऊर्जा मिल सकती है, बट हमारे बॉडी में विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। नो कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड बाय विटामिन्स, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। यही आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा एक न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी दे सकता है बट हमारे बॉडी में वो एनर्जी नहीं देता। आपको ऑप्शन क्या सही करना था? विटामिन। फिर मैम हम विटामिन क्यों लेते हैं, इन विटामिन की क्या जरूरत हो गई? तो विटामिन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। विटामिन हमारी जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। मतलब अगर इन विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? इम्बैलेंस हो जाएंगी। और जब बायोलॉजिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी, बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, लाइक हार्ट बीट, हार्ट साउंड, ये सब क्या होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। तो मैम अगर इन विटामिन की कमी हो जाएंगी तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी और हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि नो कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड बाय विटामिन्स बट दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस। विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, लेकिन विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं को नियंत्रण या उन पर संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। हो गया क्लियर? तो सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रही हूं यहां पर कार्बोहाइड्रेट। एक नंबर पे सबसे पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहा जाता है शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या क्या पढ़ना है वो सुनो। कमेंट मत करो, एंड में 10-15 मिनट में आप कमेंट कर देना। क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं ये वाला मार्कर छोड़ देती हूं, इससे क्लीन नहीं दिख रहा है बच्चों को, इसको भी हटा दो, सिर्फ ये मार्कर यूज में करती हूं, अब क्लीन दिखेगा। तो एक नंबर पे मैंने सबसे पहला लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होती हैं? शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शुगर। और हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? शर्करा कहा जाता है, शर्करा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हो उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, CHO, ठीक है। दूसरा आता है इन CHO का मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1:2:1। मतलब कार्बन का अगर एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जैसे फ्रक्टोज C11H22O11, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं। दीज आर एनर्जी कंपाउंड, ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। अभी बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम C4 कार्बोहाइड्रेट। AC नहीं चल रहा है, देखिए, कूलिंग पे लगाइए इसको। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज एनर्जी मिलती है? तो आपको ऑप्शन में सही करना है 4.3 कैलोरी। 4.3 कैलोरी, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है? 4.3 कैलोरीज एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला क्या होता है? इसके फॉर्मूले को बोलते हैं CnH2ON। CnHNON। क्या हो गया आपको गौरव कुमार?
जितेंद्र कुमार जी पीडीएफ मिल जाएंगी, डोंट वरी, सारी एक साथ पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। गौरव कुमार जी कह रहे हैं टेक्निकल टीम ऐसी है, उनका ही फोन पिकअप करती हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं। 3 दिन से कॉल कर रहा था, प्लेबैक स्पीड 2 टाइम नहीं होती, सारा टाइम यही। गौरव जी क्या बोल रहे हैं आप? गौरव जी आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या हो गया तुम्हें, प्रॉब्लम क्या है गौरव, तुम बता सकते हो? मैं बता दूंगी टेक्निकल टीम को। और टेक्निकल टीम को कोई सपना आ रहा है क्या कि भैया, टेक्निकल टीम को सपना आ रहा है कि इस बच्चे का, ये जो बच्चा फोन कर रहा है वो कौन सा बच्चा होगा? बताइए अपना बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, जल्दी से बताइए। क्या हो गया, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों फोन कर रहे थे? शिवम कुमार ऐसा नहीं है, हिंदी में भी बिल्कुल। अच्छा हाँ, अच्छा ये C2H2ON होगा, ये गलत लिख दिया क्या? ऐसा नहीं है, वो कमेंट पढ़ने के चक्कर में हो गया। मैम क्या हिंदी मीडियम वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? शिवम कुमार तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम क्या बात कर रहे हो? और आपने लिखा है मैम आप यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर हैं क्या, स्टडी का मंच है। मैं कोई किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करती हूँ शिवम कुमार, और अगर करती हूँ तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर मैंने बोला भी है तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? मैं किसी नेता का प्रचार नहीं कर रही हूं, मैंने अपना पर्सनल व्यू दिया है। तुम इतना क्या बोल रहे हैं? और रवि सर ने आपको हिंदी में कितने सारे नोट्स तो अपलोड करवाए हैं, खुद अपना बना बनाकर नोट्स अपलोड करवा रहे हैं। कुछ भी बोलना है तुम लोगों को यार, कुछ भी बोलना है। और आपकी क्या क्या फालतू की कॉल अटेंड करेंगे? पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ बना लो। भगवान ने दिमाग कम दिए है क्या? एक एक चीज बोर्ड पे लिखी जा रही है, पीडीएफ बना लो। तुम लोग हद करते हो यार, टीचर का खून पी लिया, कुछ भी सुनाने लग जाते हो। शिवम कुमार आज तो बोल दिया, अगली बार अगर ऐसे सेंटेंस बोलेंगे, वो मेरी पर्सनल व्यू था, मैं किसको सपोर्ट करती हूँ किसको नहीं करती वो मेरा प्रॉब्लम है। मैं यहां पर कोई प्रचार नहीं कर रही हूं। बोलने से पहले सुन लिया करो। और जितेंद्र कुमार आपने क्या बोला है कि पीडीएफ नहीं दे रहे? पीडीएफ मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, मैं एक साथ सारे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ दे दूंगी हिंदी में। सारी एक बार हिंदी में बन रही है, काम हो रहा है हिंदी पर, तो मैं सारी एक साथ अपलोड करवा दूंगी। और मैं ऐप के अपडेट होने का वेट कर रही हूं, जैसे ही ऐप अपडेट हो जाएगी मैं सारी पीडीएफ एक साथ दे दूंगी आपके लिए, आपको ईजी हो उसके लिए। हिंदी मीडियम वालों ने पैसा नहीं दिया क्या? भैया तुमने कितना पैसा दे दिया जो तुमने खून पी लिया बोलने के लिए? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर पीडीएफ कोई चैप्टर की नहीं मिल रही है तो बेटा तुम लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम लोग अपने हाथों से नोट्स बनाओ। तुम में से अगर इस बैच में अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 में से 90 बच्चे अपने हाथों से पीडीएफ बनाते हैं, तो क्या वो बेवकूफ है? अच्छा, इस एडमिशन लेने से पहले पीडीएफ नहीं देते, जितेंद्र कुमार को ब्लॉक करो, इसको नंबर लगाओ। तुमने कोई खरीद लिया क्या 500 रुपए में टीचर को? एडमिशन लेने से पहले बोलते पीडीएफ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दी पीडीएफ? रवि सर ने एक एक चैप्टर की पीडीएफ, अब तुम लोगों में दिमाग कम है, तुम्हें नहीं देखना रहा पीडीएफ कहां है, तो उसमें टीचर की गलती है क्या? और एडमिशन लेने से पहले सिर्फ पढ़ाने में, टीचर में पढ़ाने में कमी होता है, बोल सकते हैं, और पीडीएफ खुद से भी बना सकते हैं। पढ़ना लिखना है नहीं, यहां पर मुंह उठा के आ जाते हैं, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, एक बात चिल्ला रहे हैं, पीडीएफ 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 पीडीएफ। सिलेबस पूरा हो गया, रवि सर ने अपने हाथों से बनाकर तुमको पीडीएफ नोट्स दिए। और साइंस की पीडीएफ हिंदी में कहीं भी नहीं मिलती है, पहली बात तो, क्योंकि हिंदी में पढ़ा भी नहीं जाता है साइंस। इसलिए मैं किसी बच्चे को बैठाकर उसको मैं एक एक सेंटेंस लिखवा रही हूं हिंदी में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं गौतम कुमार जी, आप पीछे की क्लास बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है जितेंद्र कुमार, आप नंबर लेना, मुझसे बात करना, मेरा नंबर लेना आप मैनेजमेंट से, मैं आपसे बात करूंगी। फालतू में यहाँ माहौल खराब करने ना मत आया करो। और क्या बोल रहे हो तुम? मैनेजमेंट सिर्फ उसी का फोन उठाता है जिसको रजिस्टर करवाना होता है नंबर। मैनेजमेंट को सपने आते हैं कि सामने वाला जो फोन कर रहा है तो वो अपना एडमिशन लेगा या किस लिए फोन कर रहा है।
अब ये बेचारा देवाशीष बोल रहा है लड़का कि मैं खुद से अपना पीडीएफ बनाता हूं, तो ये क्या पागल है? और अगर मेरा पीडीएफ नहीं हुआ अपलोड तो मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं 3 से 4 दिन घर गई हुई थी, तो पीडीएफ मिल जाएगा। क्या हो गया तुम लोगों को? पीडीएफ 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 पढ़ने वाले बच्चे ना कभी पीडीएफ मांगते भी नहीं है। सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हैं तुम लोगों में से कुछ बच्चे, सिर्फ डिस्टर्ब करने आते हैं। मैंने कहा है जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। हाथों से लिखी हुई बात ज्यादा याद रहती है। देखिए, अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट किस किस मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप जितेंद्र कुमार जी और शिवम कुमार, आपसे मैं पर्सनली बात करूंगी। मैं भी देखती हूँ आपने कितना पैसा दे दिया एडमिशन के टाइम पर, क्या हो गया, आपकी क्या बात होगी। मैं आपका नंबर निकलवाती हूँ, पर्सनली मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। और अगर ज्यादा इश्यू है तो कोई बात नहीं, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से पीडीएफ मिले, वहां से पढ़ लीजिए। यहाँ पे फालतू के जो मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी एट एनी कॉस्ट। तुम्हें देखना नहीं आ रहा है कहां पर पीडीएफ अपलोड हो रखी है? मैं रोज देखती हूँ पीडीएफ बनी हुई है। हाँ, मेरी 1-2 चैप्टर की हिंदी में नहीं मिली होंगी तो वो मिल जाएंगी, क्या हो गया? पहले टीचर पढ़ा रहा है एटलीस्ट, तब तो मत बोलो, कम से कम जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बोलो, कोई बात नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको ग्लूकोज, और ये एनर्जी वाले कंपाउंड होते हैं। इनके 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितनी होती है? 4.3 कैलोरी एनर्जी होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH2ON। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इनकी यूनिट क्या होती है, शर्कराओं की इकाई क्या होती है, इनकी यूनिट क्या होती है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? सैकेराइड। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो शर्कराओं की इकाई को नाम क्या कहा जाता है? सैकेराइड। एक क्वेश्चन आते हैं कि ये जो सैकेराइड है, इन 2 सैकेराइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो आपको लिखना है, देखो मैंने ऐसे लिख दिया है C और C। कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये आप लिख सकते हैं सैकेराइड, सैकेराइड। इन 2 सैकेराइड यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने 12th क्लास की केमिस्ट्री में लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक आपको लिखना है बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ सैकेराइड यूनिट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड। 2 शर्कराओं की इकाई के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इस सैकेराइड यूनिट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सैकेराइड यूनिट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन सा? नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। नंबर 2 इज डाइसैकेराइड, या उसको बोलते हैं हम वैसे ओलिगोसैकेराइड। और नंबर 3 पे आता है पॉलीसैकेराइड। On the basis of saccharide unit, carbohydrates are divided into 3 groups. ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके मेन, और यही आपको याद करना है, ठीक है। शर्करा, और शर्कराओं को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड। सबसे पहला कौन सा है? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है एक। आपने हमें, मैंने आपको इरिटेट नहीं किया है। देखिए शिवम कुमार जी कमेंट कर रहे हैं, आपसे जब कुछ कहते हैं हम तो आप हमें इरिटेट कर देती हैं मैम। आपके बच्चे हैं, कैसे कहेंगे मैम? खैर कोई बात नहीं, हमारी किस्मत बेकार। देखो कितना फालतू कमेंट किया है, तुम्हारी किस्मत बेकार है मतलब। बहुत सही है बेटा, गॉड ब्लेस यू शिवम कुमार, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, मैं टीचर हूं, मैं गलत नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं। देखिए
सबसे पहला है मोनोसैकेराइड। कोई बात नहीं बेटा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मेरा नंबर ले लेना मैनेजमेंट से, मैं आपको पर्सनली आपको पीडीएफ भेज दूंगी। आपकी किस्मत बेकार नहीं हो सकती, ठीक है। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, नंबर 2 इज ओलिगोसैकेराइड, नंबर 2 इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो या इसको कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है आपको डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, दोनों ही नाम सही हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे आता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ऐसी सैकेराइड मैम जिसके, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट हो। ओलिगा का मतलब होता है 2, जिसमें 2 सैकेराइड यूनिट हो, या 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। और जब 2 से ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। अब आपसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो आपको क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला यहां पर पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछेगा ग्लाइकोजन, काइटीन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड के हैं, डाइसैकेराइड के हैं या पॉलीसैकेराइड के। उसके बाद यहां पर आपको शुगर याद करनी है। जैसे आपसे पूछे गन्ने में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, आपसे पूछे जो हम चीनी खाते हैं हमारे घरों में टेबल शुगर आती है वो कौन सी होती है, आपसे पूछे ड्राई फ्रूट्स में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, ऐसे से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो वो आपको याद करने हैं। देखो सबसे पहला मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे पहला एग्जाम्पल है यहां पर ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल होता है? मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है। अब ग्लूकोज को कौन सी शुगर बोला जाता है? ग्लूकोज कहां होता है? हमारे ब्लड में होता है, बता चुकी हूं मैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज को कौन सी शुगर कहा जाता है? ब्लड शुगर। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रुधिर वाली शर्करा का नाम बताओ या ब्लड शुगर का नाम बताओ, आप क्या बोलोगे? ग्लूकोज। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज को कौन सी शुगर कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रूट शुगर, फलों वाली शर्करा। या इसको क्या कहा जाता है? इसको दूसरा नाम इसका आप दे सकते हैं, फ्रक्टोज को दूसरा नाम दे सकते हैं आप शुगर केन शुगर, शुगर केन शुगर, शुगर केन शुगर। और हिंदी में इसको बोलेंगे गन्ने वाली शर्करा, गन्ने वाली शर्करा। अब एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मीठी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। हाँ, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। ग्लूकोज हम क्यों लेते हैं? तो एनर्जी के लिए मिलते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए? अभी बताएंगे अशोक जी, रुकिए, सब बताएंगे, है ना? ठीक है, हाँ शिवम जी, बिल्कुल ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। देखो फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज के आगे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, इट इज स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। स्वीटेस्ट नेचुरल क्यों लिखा है? क्योंकि आर्टिफिशियल भी होती हैं। स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। ठीक है, समझ में आ जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आर्टिफिशियली बताऊंगी अभी कौन सी मीठी होती है, ठीक है। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट, चंदन जी आपने सही बताया। अब आइए डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल पे। ओलिगोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल होता है यहां पर माल्टोज, पहला एग्जाम्पल है यहां पर माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? तो दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से क्या बनता है? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। तो 2 मोनोसैकेराइड से बनता है माल्टोज। माल्टोज को कौन सी शुगर कहा जाता है? माल्टोज को कहा जाता है माल्ट शुगर। माल्ट का मतलब होता है बीज। बेसिकली आप जो बीज वाली चीजें खाते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? माल्टोज। जैसे आपने मूंगफली खाया, मूंगफली में कौन सा होता है? माल्टोज। लाइक आपने ड्राई फ्रूट्स खाए, सनफ्लावर सीड खाए, सूरजमुखी के बीज खाए, सोयाबीन खाया, उसमें भी माल्टोज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो माल्ट वाली चीजें खाते हैं उनमें क्या होता है? माल्टोज। या इसको कहा जाता है आलमंड शुगर,
आलमंड शुगर, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बादाम वाली शर्करा कौन सी होती है? बादाम शर्करा किसको कहेंगे? तो किसको कहेंगे? माल्टोज को। क्लियर है? इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है? इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लैक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? लैक्टोज। और लैक्टोज कौन सी शुगर होती है? तो लैक्टोज कौन सी होती है? लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। और हिंदी में क्या कहा जाता है? दूध वाली शर्करा। दूध वाली शर्करा। दूध वाली शर्करा। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज। उसके बाद 3 नंबर पे यहां पे एग्जाम्पल आता है, यहां पर सुक्रोज का एग्जाम्पल आता है। सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर। टेबल का मतलब समझते हैं? हमारी टेबल पे जो नॉर्मली हम चीनी खाते हैं तो वो कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। ठीक है, ठीक है, तो वो स्टेबल शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज। क्लियर है? उसके बाद सुक्रोज को एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं जैगरी शुगर। जैगरी का मतलब क्या होता है? गुड़। गुड़। तो गुड़ में भी कौन सी शर्करा होती है? गुड़ वाली शर्करा भी कौन सी होगी? सुक्रोज। तो आपसे पूछे टेबल शुगर। अच्छा, टेबल सोल्ट कौन सा बताया था मैंने? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर टेबल सोल्ट पूछे सोडियम क्लोराइड, टेबल शुगर पूछे सुक्रोज। ये तीनों एग्जाम्पल किसके होते हैं? ओलिगो या डाइसैकेराइड के। अब आइए पॉलीसैकेराइड, और यहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको याद करने हैं। पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसका पहला एग्जाम्पल होता है, आपको याद रखना है, स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, पता ही है आपको। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले कार्बोहाइड्रेट को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीसैकेराइड देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम। मैं कॉमर्स फैकल्टी हूँ, बट साइंस आपके आने से समझ में आने लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, नीचे दिखा नहीं आपको फ्रक्टोज? सैक्रीन। मोहम्मद अरशद जी, सैक्रीन मैं यहाँ पे नेचुरल कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रही हूँ। थोड़ा रुक जाइए, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ये नीचे वाला दिखा नहीं, कोई बात नहीं। टेबल शुगर के आगे लिख लो आप जैगरी शुगर। टेबल शुगर के आगे लिख सकते हैं आप जैगरी शुगर। और जैगरी का मतलब क्या होता है? गुड़। गुड़। ठीक है, तो स्टार्च किसका एग्जाम्पल होता है? स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च किसका रिजर्व फूड होता है? पढ़ाया है ना मैंने। रिजर्व फूड किसका होता है या स्टोरेज फूड किसका होता है? तो मैम आपने पढ़ाया था रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, बता चुकी हूं मैं। एक क्वेश्चन आता है कि पादपों का संग्रहित खाना, तो मैंने यहां लिख दिया पादपों का संग्रहित खाना। संग्रहित खाना, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, पादपों का संग्रहित खाना किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पूछे आपसे कि प्लांट में जो संचित खाना होता है या जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व का मतलब होता है जिससे आपको बाद में एनर्जी लेनी होती है। कैसे मैम? आपके प्लांट हैं, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? तो एक तो मैम प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? CO2 प्लस H2O, ग्लूकोज प्लस पानी प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। और वो ग्लूकोज कहाँ बनता है? लीफ में, क्योंकि प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? लीफ में। देन वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाते हैं, किसकी फॉर्म में? स्टार्च। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड। और मोनो से बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर क्या बना लेती हैं? पॉलीसैकेराइड या स्टार्च बना लेती हैं। और ये स्टार्च कहां पर आके स्टोर हो जाता है? जड़ों में, रूट्स में। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कि प्लांट का संग्रहित खाना किसकी फॉर्म में होता है? रिजर्व फूड ऑफ प्लांट किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। और कहां पे होता है? तो आपको याद रखना है कहां पर होता है। तो आपको आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया रूट। रूट का मतलब क्या है? जड़ों में होता है, जड़ों में होता है। क्लियर? तो एक तो स्टार्च एग्जाम्पल हो गया पॉलीसैकेराइड का। दूसरा देखो यहां पर, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च के बाद दूसरा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोजन। दूसरा पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल आता है यहां पर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन।
अब आप मुझे बताइए ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड होता है? मैम आपने पढ़ाया है ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड होता है? हम लोगों का। याद करो मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था तो मैंने बताया था ग्लूकोज है, ग्लूकोज जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में जाकर कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है ना? ऐसा ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको। नहीं, ग्लाइकोजन भी होता है वीरेंद्र कुमार, नहीं ग्लाइकोजन भी होता है हम लोगों में, ठीक है। देखिए तो ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड होता है? तो आपको लिखना है इट इज रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और हिंदी में क्या लिखना है? मानव का संग्रहित खाना, मानव का संग्रहित खाना। और सबसे ज्यादा किस ऑर्गन के पास होता है? तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं? लीवर, पढ़ा चुकी हूं मैं। हमारे यकृत में सबसे ज्यादा हमारा स्टोर फूड होता है और किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है? तो नेक्स्ट यहां पर आता है काइटीन, CHITINE, और हिंदी में इसको काइटीन लिखा जाता है। और काइटीन किसका रिजर्व फूड होता है? तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट्स, इट इज रिजर्व फूड ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बोले तो कीड़े मकोड़ों का संचित खाना, कीड़े मकोड़ों का संचित खाना, ठीक है। और कीड़े मकोड़ों का संचित खाना कहाँ रहता है स्टोर? तो आपको इसका आंसर देना है उनकी जो आउटर लेयर होती है, कीड़े मकोड़ों की जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत होती है जो ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है, वो मिलकर बनी होती है किससे? काइटिन से। तो उनकी आउटर लेयर में क्या होता है? उनका रिजर्व फूड होता है। क्लियर है? तो ये 3 एग्जाम्पल किसके हो गए? पॉलीसैकेराइड के। चौथा एग्जाम्पल देखो आपको यहां पर क्या लिखना है? चौथा एग्जाम्पल आपको लिखना है इस पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज। चौथा एग्जाम्पल हो गया आपका यहां पर सेल्यूलोज। अब आप मुझे बताएंगे मैंने आपको सेल्यूलोज कहाँ पढ़ाया था? मैम आपने पहली क्लास में पढ़ाया था, जब सेल वाला चैप्टर करवाया था तो आपने बताया था प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज कहाँ होता है? प्लांट में होता है, पादपों में। और कहाँ पर? प्लांट की सबसे आउटर लेयर में। आउटर लेयर बोले तो कोशिका भित्ति, या जिसको क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। क्लियर है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ स्टार कर दिया है। क्वेश्चन आते हैं जो एल्गी होते हैं। एल्गी क्या होते हैं? शैवाल। और शैवाल किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर के, इसके मतलब वो क्या कर सकते हैं? तो उसको क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मतलब उनको किस किंगडम में रखा जाता है? एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा जाता है। और एल्गी में सेल वॉल किसकी मिलकर बनी होती है? क्वेश्चन आता है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। क्योंकि एल्गी भी कहाँ आते हैं? प्लांट में आते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल किसके हो गए? पॉलीसैकेराइड के। एक बार रिपीट कर देती हूं, आपसे पूछे कि पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल बताओ। पहला एग्जाम्पल क्या देना है? स्टार्च। स्टार्च किसका स्टोरेज फूड होता है? प्लांट का। रिजर्व फूड या स्टोरेज फूड किसका? प्लांट का। कहां पर? रूट्स में होता है। ग्लाइकोजन किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का। कहां पर होता है? लीवर के पास सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट पूछे काइटिन। काइटिन किसका स्टोरेज फूड होता है? तो ये इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का। कीड़े मकोड़ों में कहाँ होते हैं? उनकी आउटर लेयर में होता है। और सेलुलोज, सेलुलोज मैम आपने बताया था प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। सेलुलोज प्लांट का डेड पार्ट होता है। सब पढ़ा चुकी हूं मैं, अब याद होना चाहिए था आपको। और कहाँ होते हैं? तो प्लांट की सेल वॉल में होता है। क्लियर है? इतनी सारी मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखवाई है। ये सब क्या है? नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। और इनमें सबसे मीठी कौन सी बताई है मैंने? फ्रक्टोज। इनमें मैंने क्या बताई? सबसे मीठी कौन सी बताई? हाँ, फैट भी होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्म में, बट सर ज्यादा होता है ग्लाइकोजन हमारे लीवर के पास। क्योंकि सबसे ज्यादा हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो क्या खाते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। फैट भी होता है, बट अगर ज्यादा फैट स्टोर हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सर किसने पूछा है मुझसे ये क्वेश्चन? नहीं, एल्गी प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। नहीं,
तुम लोग बड़ा कंफ्यूज करते हो यार। टीचर की पढ़ाई हुई बात को चुपचाप सुन लिया करो, चुपचाप सुन लिया करो। प्लांट किंगडम में आता है एल्गी, किसने बता दिया, कहां से पढ़ लिया? थैलोफाइटा में आता है। क्रिप्टोगैमस का एग्जाम्पल होता है ये एक। कहां से अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं आप जयपुर वाले भैया? ठीक है, ठीक है। अब देखो ये नेचुरल थी। अब मैं दो आपको आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट के नाम बताती हूं। दो मैं आपको आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट के नाम बताती हूं। ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वरना मैं नहीं बताती। हिंदी में होगा प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक शर्करा। एक क्वेश्चन आते हैं स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। आपसे पूछे स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, तो दो होती हैं। पहली होती है एस्पार्टेम, पहली होती है एस्पार्टेम, और दूसरी होती है सैकराइन, या सैकरीन भी लिखा जाता है, सैकराइन बोला जाता है वैसे तो। ये सैकरीन, हिंदी में सैकरीन लिखा जाता है। ये दोनों किसके नाम होते हैं? तो ये आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। इन दोनों में ज्यादा मीठी कौन सी होती है? एस्पार्टेम। हमारे घरों में जो चीनी आती है, उस चीनी के 50 चम्मच और इस एस्पार्टेम का 1 चम्मच इक्वल होते हैं। इतनी मीठी होती हैं, इसकी गोलियां आती हैं। अगर आपने कभी देखा हो मिठाई कैसे बनती है, मिठाइयों में नेचुरल कार्बोहाइड्रेट नहीं डलती है, गोली डाल देते हैं जिससे वो मीठी हो जाती है मिठाई। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं उनमें डलता ही क्या है? एस्पार्टेम या सैक्रीन डलता है। कभी आप माजा की बोतल उठाकर देखना, या आप कोका कोला की बोतल उठा के देखना, थम्सअप की बोतल उठा के देखना, उसके पीछे लिखा हुआ होता है एस्पार्टेम या सैक्रीन। ठीक है, हमारे घरों में आने वाली शुगर 50 चम्मच, एस्पार्टेम का 1 चम्मच इक्वल, इतनी मीठी होती है। और हमारे घरों में आने वाली शुगर के 25 चम्मच और सैकरीन का 1 चम्मच इक्वल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज होने के रीजन होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। क्यों? क्योंकि उनमें क्या आती हैं? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट आती हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप एस्पार्टेम भी आंसर सही कर सकते हैं, एस्पार्टेम ना हो तो सैकरीन आंसर सही हो सकता है। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा लैक्टोज दूध में होता है। अच्छा, प्राकृतिक, प्राकृतिक कृत्रिम होगा ना। हिंदी में कृत्रिम होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, कृत्रिम शर्करा होगा। ठीक है, प्राकृतिक तो मतलब नेचुरल होगा। तो ये आपको पढ़ना था, तो ये आपको पढ़ना था किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। मेन जो आपका चैप्टर है वो है विटामिन। अब दूसरा लिखिए आप यहां पर, दूसरा पॉइंट, दूसरे में लिखिए प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं? दूसरा पॉइंट पे लिखना है आपको प्रोटीन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल द्वारा होता है। या प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड होती है। तो मैंने आगे लिख दिया बेसिक यूनिट, और हिंदी में क्या हो जाएगा? इकाई। इकाई, प्रोटीन की इकाई को क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बता सकते हैं आप अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट हमेशा शिवम जी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक है, देखो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CRH, इधर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर होता है NH2। ये होता है अमीनो एसिड का फॉर्मूला। NH2 पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये एक मॉलिक्यूल है, एक अमीनो एसिड का फॉर्मूला है। तो आपसे स्कूल में पढ़ा था 12th क्लास की केमिस्ट्री में कि ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जिसके ऊपर, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, उन मॉलिक्यूल्स को नाम क्या देते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, NTPC RRB के एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कि अमाइनो एसिड या प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली कैसे मॉलिक्यूल होते हैं?
तो आपको आंसर देना है, ये होते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, एम्फोटेरिक क्या होते हैं मैम? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हों, कैटाइन एनाइन दोनों चार्ज हों, दोनों आवेश हों, धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश हों। हिंदी में इनको कहा जाता है उभयधर्मी अणु, उभयधर्मी अणु। तो आपको याद रखना है क्या कि प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड बेसिकली कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये प्रोटीन किस किस से मिलकर बना हुआ है? देखो यहां पर कौन कौन हो गया? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एस। एस का मतलब होता है सल्फर, कभी कभी इसमें सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट CHO, यहां पर CHONS, CHONS। इतने सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है इनको, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी 70% किससे मिलकर बना होता है? मसल से, मांसपेशियों से। ये हमारे फेस पे दिख रहा है, ये क्या है? मांस। ये क्या है? मसल्स। ये स्किन की लेयर है, इसके अंदर भी क्या होता है? मसल्स। हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वो भी किससे मिलकर बने होते हैं? मसल से। और मसल्स किससे बनती हैं? प्रोटीन या अमाइनो एसिड से बनती हैं। हमारे बॉडी का 70% मानव के शरीर का निर्माण मांसपेशियों से होता है, और मांसपेशियों किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन या अमाइनो एसिड। जैसे एक बिल्डिंग का ब्लॉक होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको फॉर्म करने में कौन सा मॉलिक्यूल हेल्प देता है? तो प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन प्रोटीन से भी क्या मिलती है मैम? एनर्जी मिलती है, बता चुकी हूं मैं। दीज आर ऑल्सो एनर्जी कंपाउंड्स। ये भी क्या होते हैं? ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। अब कितनी ऊर्जा मिलती है इनसे? देखो, 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम पी फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4.5 कैलोरी, 4.5 कैलोरी। क्लियर है? अब आपसे पूछे प्रोटीन जो होते हैं उनका हमारे बॉडी में, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद क्या क्या मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में बनते हैं? तो याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, प्रोटीन पहले किस में जाते हैं? पेप्टोन में। फिर पेप्टोन किस में जाते हैं? अमाइनो एसिड में। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? पेप्टोन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं। एमिनो अम्ल और प्रोटीन, एमिनो अम्ल और पेप्टोन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? या तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। ग्लूकोज ब्लड शुगर, और वो ग्लूकोज अगर स्टोर हो गया तो वो किसकी फॉर्म में चला गया? ग्लाइकोजन की फॉर्म में चला गया। क्लियर है? बता देंगे। तो ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड दोनों फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देखो, यहां से आपको क्या याद रखना है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? ये वाउंड हीलिंग का भी काम करते हैं। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने का काम करते हैं, घाव भरने का काम करते हैं। अगर आपको कहीं चोट लग गई तो चोट लगने के बाद आपको डॉक्टर बोलता है प्रोटीन ज़्यादा लो आप, है ना, नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाओ, सोयाबीन वगैरह ज़्यादा खाओ, तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि लिगामेंट्स में क्या होती है? मसल्स, और मसल्स किससे मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन से। क्लियर है? तो आपको याद रखना है वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग एनर्जी मॉलिक्यूल पूछे तो वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? 2 अमीनो अम्ल की इकाइयों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है बिटवीन 2 यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड, एक अमीनो एसिड मैंने यहां लिख दिया, अमीनो अम्ल यहां लिख दिया, दूसरा मैंने यहां लिख दिया, और बीच में मैंने क्या दिखा दिया? बॉन्ड दिखा दिया, बंध दिखा दिया। ये बॉन्ड कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और हिंदी में क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बंध हो जाएगा। बिटवीन 2 यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज
फाउंड। और कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट के बीच में कौन सा होता है? तो मैम आपने पढ़ाया था ग्लाइकोसिडिक, यहां कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्लियर है? बता देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यहां से, ये कि वाउंड हीलिंग वाले, घाव भरने वाले एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। ठीक है, एक वाउंड हीलिंग विटामिन होता है, एक प्रोटीन हो गया। ठीक है, और कैसे मॉलिक्यूल है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो। किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ये हमारे बॉडी में किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो पेप्टोन्स की फॉर्म में या अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं। ज्यादा कहाँ होते हैं? हमारी मसल्स में होते हैं। और 70% हमारा बॉडी का वेट किसके कारण होता है? मसल्स के कारण होता है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ या लाइफ कहते हैं। और 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब देखो, आपको कुछ प्रोटीन्स के नाम याद होने चाहिए। कुछ प्रोटीन के नाम याद होने चाहिए। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अभी जो मैं आपको नाम लिखवाऊंगी वहां से। देखो, ह्यूमन बॉडी में बेसिक टोटल जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, वो 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, 5.65 नहीं होता है। कहां से पढ़ा है संजय जयपुर तुमने? नहीं होता। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा फ्रूट में होता है। ठीक है, बीस वाला है वो पुरानी बुक्स में है सुदर्शन जी, 22 होते हैं टोटल। देखो, एक ह्यूमन बॉडी को टोटल 22 प्रोटीन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही होती है। 22 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक मानव के शरीर को टोटल 22 प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस 22 में से होता क्या है? इस 22 में से जो 12 होते हैं, 12 होते हैं वो आपका बॉडी अपने आप सिंथेसिस कर लेता है। 12 प्रोटीन का निर्माण कौन कर लेता है? बॉडी अपने आप कर लेता है, अपने आप सिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, और बाकी के जो 10 होते हैं वो आप कहां से लेते हैं? डाइट के थ्रू लेते हैं। कहां से लेते हैं वो आप? डाइट के थ्रू लेते हैं। क्या पढ़ा आपने एनसीईआरटी की बुक से कि 5.65 एनर्जी होती है? कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ा आपने? बाईस प्रोटीन जो होते हैं उनमें से 12 बॉडी अपने आप सिंथेसिस करते हैं, 10 डाइट के थ्रू लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इन 12 में से कुछ नाम याद होने चाहिए और इन 10 में से भी आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। ठीक है, पहले देखो इन 12 में से आपको क्या क्या नाम याद करने हैं। सबसे पहले आपको नाम याद करना है थ्रोम्बिन प्रोटीन। और मैंने थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये सब कहाँ लिखवाए थे? प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट मैंने कौन सा लिखवाया था? फाइब्रीन प्रोटीन। उसके बाद लिखवाया था मैंने फाइब्रिनोजन प्रोटीन। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था ग्लोबिन प्रोटीन। ये सब नाम हिंदी में भी सेम है। उसके बाद मैंने लिखवाया था ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये सारे प्रोटीन्स कौन से होते हैं? तो इन सब प्रोटीन को कहते हैं ब्लड प्रोटीन। ये सारे कहाँ होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हैं इनका एग्जाम्पल। और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं केरेटिन प्रोटीन, केरेटिन प्रोटीन। और ये कहाँ होता है? तो मैम ये हमारे बालों और नाखूनों में होता है। ये कहाँ होता है? हेयर्स एंड नेल्स में होता है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट में आप बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं कौन सा? तो आप लिख सकते हैं हैपरीन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन, या हिंदी में इसको हैपरीन लिखा जाता है। इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण ज्यादा करता है लीवर, यकृत द्वारा। वैसे थोड़ा बहुत बेसोफिल्स भी बना देती हैं हैपरीन। ठीक है, हाँ, राइबोसोम सिंथेसिस कर लेता है। मनीष राय जी आपने सही आंसर दिया है। राइबोसोम और आपका जो ईआर होता है वो दोनों सिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आप कौन सा इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं एक और, कौन सा? ओसीन प्रोटीन।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ओसिन कहाँ होता है? तो ओसिन होता है हड्डियों में, तो इसके आगे मैंने लिख दिया बोन्स में होता है। ये कहाँ होता है ओसिन? हड्डियों में। उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्टीन, एक्टीन एंड मायोसिन प्रोटीन, एक्टीन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये भी कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारी मसल्स में, ये मसल्स में, पेशियों में होते हैं, पेशियों में। उसके बाद आप लिखो, उसके बाद आप लिख सकते हो स्किन में होता है एक। स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजिन प्रोटीन होता है। स्किन में कौन सा प्रोटीन? कोलेजिन। ये कहाँ? तो इसकी लोकेशन मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, स्किन में, हमारी त्वचा में। ये इतने सारे कुछ कुछ आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हेपरिन लीवर बनाता है, ठीक है, ब्लड में भी और प्लाज्मा में भी होते हैं ये सारे, ठीक है। तो कुछ कुछ याद कर लो, ज्यादा नहीं तो इतने सारे आप याद कर लो। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन 12 में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? क्वेश्चन आएगा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, और वो कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है और कहाँ होता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा हो सकता है? सबसे ज्यादा कौन सा होता है? जल्दी बताइए, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए कौन सा होना चाहिए? फाइब्रिनोजन? गलत है आंसर, आंसर गलत है। देखो सबसे ज्यादा होता है हमारे बॉडी में कोलेजिन प्रोटीन। देखो हमारा सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। बता चुकी हूं मैं, लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन की बात कर रही हूं। अगर लार्जेस्ट और हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछे तो लीवर होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। तो ऑब्वियस ही बात है मैम, स्किन में जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा अमाउंट वाला प्रोटीन होगा। और स्किन में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कोलेजिन प्रोटीन। तो आपको लिखना है इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन पूछा जाए एग्जाम में कौन सा? तो कोलेजिन प्रोटीन। कहाँ होता है? हमारी स्किन में, ह्यूमन स्किन में, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन्स, ये कौन से प्रोटीन है? वो प्रोटीन जिनका निर्माण हमारे बॉडी में हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली उनको सिंथेसिस करके कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि उन प्रोटीन के नाम बताओ कुछ कुछ जो आप डाइट की फॉर्म में लेते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत 4-5 नाम याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं, 4-5 नाम याद होने चाहिए। देखिए ये वो प्रोटीन है जो आप डाइट की फॉर्म में लेते हैं बाहर से, आउटसाइड। ये 10 प्रोटीन क्या है? तो आप ये डाइट की फॉर्म में लेते हैं। कौन कौन से आपको याद रखने? देखो सबसे पहला आप याद रख सकते हो कैरोटीन प्रोटीन। और कैरोटीन कहाँ होता है? मैम गाजर में होता है, कैरेट में होता है, ठीक है। कैरेट बोले तो गाजर में होता है। दूसरा आप प्रोटीन याद कर सकते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ होता है मैम? अंडे में होता है एल्ब्यूमिन। हाँ, थोड़ा बहुत एल्ब्यूमिन हमारा लीवर भी बनाता है, तो इसके आगे क्या लिखूं? एग में होता है, अंडे में। तीसरा आप लिख सकते हैं केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन कहाँ से मिलता है? बताया है मैंने, दूध से मिलता है, मिल्क में होता है केसीन प्रोटीन। 4 नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं? 4 नंबर पे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिलेटिन प्रोटीन। जिलेटिन प्रोटीन, ये अच्छा क्वेश्चन है। और जिलेटिन कहाँ होता है? तो ये होता है कोकोनट में, नारियल के पानी में, कोकोनट वाटर में ज्यादा होता है, ठीक है। कोकोनट वाटर में, नारियल पानी में होता है। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं ल्यूकोपिन प्रोटीन। ल्यूकोपिन या लाइकोपिन भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ होता है? तो ये टमाटर में होता है। ये कहाँ होता है? टमाटर में होता है, ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो आप बाहर से डाइट की फॉर्म में लेते हैं। क्लियर है? आप कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है कि सबसे ज्यादा बाहर से लिए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। आपको आंसर लिखना है मिल्क वाला। दूध ज्यादा पीते तो ये केसिन प्रोटीन ज्यादा लेते हैं बाहर से, हम बता देंगे, ठीक है। हाँ करणवीर जी, आपने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है।
ये कुछ प्रोटीन्स के आपको नाम याद करने हैं कि कौन सा प्रोटीन कहाँ होता है। ये आपको याद करने हैं कुछ प्रोटीन्स की कौन सा प्रोटीन कहाँ होता है। अब याद तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है फैट, फैट बोले तो लिपिड्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है लिपिड्स या फैट। प्रोटीन कंप्लीट हो गया है, इतने ही आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं प्रोटीन से। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारी मसल्स में होते हैं, मांसपेशियों में होते हैं। जो मांसपेशियां होती हैं वो बनती ही प्रोटीन से हैं, वो बनती ही प्रोटीन से हैं। नेक्स्ट लिखो फैट। फैट बोले तो वसा, फैट बोले तो वसा, ठीक है। तो 3 नंबर पे मैंने लिखा है फैट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फैट किससे मिलकर बना होता है। अरे यार इन मार्कर में क्या हो गया, थोड़ा इंक फिल कीजिए, इनमें क्या हो गया है, सारे मार्कर। देखो फैट वसा, वसा किस किस से मिलकर बनी होती है, तो वसा मिलकर बनी होती है फैटी एसिड से। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया भी है, ये वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है। तो फैट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। वसा का निर्माण वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल द्वारा होता है। उसके बॉडी में लीवर में बनता है प्रीति, थोड़ा बहुत बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो फैट होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, ये भी आपको पता होता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या होती हैं, पानी में अघुलनशील, पानी में अघुलनशील। एक होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी के अंदर घुल जाए, और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी में ना घुले, पानी से दूर भागे, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्लियर है। ये भी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो फैट होते हैं इनसे भी क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी ऊर्जा वाले अणु होते हैं। कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम लिपिड से, 1 ग्राम एफ लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, लिपिड्स, ठीक है। तो 1 ग्राम लिपिड्स में कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 9.3 कैलोरीज होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, लिपिड्स से। बट हम ज़्यादा लिपिड्स नहीं खा सकते क्योंकि लिपिड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल से क्या आ जाता है, इंसान को हार्ट अटैक के आने के चांसेस हो सकते हैं। देखो आपसे पूछे कि हम इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, या रेड बुल पीते हैं आप जिसमें इंस्टेंट एनर्जी होती है, तो उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आपसे पूछे एनर्जी वाला मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल्स कौन सा होते हैं, फैट या वसा होते हैं। बट आपको ये बात याद रखनी है कि फैट के मॉलिक्यूल में ऊर्जा तो ज्यादा होती है, बट हम फैट ज्यादा नहीं खा सकते। फैट ज्यादा खाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट, बट एनर्जी ज्यादा किस में होती है, फैट में होती है। क्लियर है। अब फैट कितने टाइप की होती है, तो फैट 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, हिंदी में इसको कहा जाता है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। एक होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। नमस्ते, ठीक है। एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसी फैट या ऐसी वसा जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें एक ही बंध पाया जाता है, एक ही बंध पाया जाता है। ऐसी फैट जिसके अंदर एक ही बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जाम्पल
तो इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। क्या क्या होता है इसका एग्जाम्पल? आप लिख सकते हैं वनस्पति घी, मीट, बटर, देसी घी। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप वनस्पति घी, वनस्पति घी। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप देसी घी। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप देसी घी। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप मीट। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप फिश, मछली। तो ये किसका एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसी फैट जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ऐसी फैट जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डबल बॉन्ड या द्विबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल पूछे जाएं इसके, तो इसके एग्जाम्पल आपको देने हैं क्या क्या? सबसे पहला हो गया कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। दूसरा हो गया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑयल हिंदी में होता है जैतून का तेल, जैतून का तेल, या सोयाबीन ऑयल। ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कहाँ पर आते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिश ऑयल। देखो फिश का जो मीट आता है वो कहाँ पर आएगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड में। बट जो फिश का ऑयल होता है वो कहाँ आता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो यहाँ पर फिश ऑयल होगा, मछली का तेल। क्लियर है? ये आपको फैट में पढ़ना था। फैट कहाँ स्टोर होती हैं? तो फैट हमारे मसल्स में स्टोर होती हैं। इनका स्टोर हाउस पूछे या इनका स्टोरेज पूछे कहाँ होती हैं, तो हमारे लीवर में होती हैं, प्लस हमारी मसल्स में होती हैं, हमारे यकृत में और हमारी मांसपेशियों में स्टोर होती हैं फैट। किस फॉर्म में? तो कुछ होती हैं ग्लिसरॉल की फॉर्म में, और कुछ होती हैं फैटी एसिड की फॉर्म में, और कुछ होती हैं फैटी एसिड की फॉर्म में। इतने सारे पॉइंट आपको फैट में याद रखने हैं। फैट में एनर्जी ज़्यादा होती है, बट फैट हम ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि फैट या लिपिड्स हमने ज़्यादा ली तो यही फैट और लिपिड्स फैटी एसिड की फॉर्म में जाकर चिपक जाती हैं हमारे ऑर्गन्स के बीच में, और हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जम सकती हैं ये, और इंसान को अटैक आ सकता है। आपने उल्टा लिख दिया है सुदर्शन जी, सुदर्शन जी, जो आप इसका वाइस वर्सा होता है, आपने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना था किस किस में? एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स में। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये सब तो मैंने आपको करा दिए क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है क्या? तो वाइटामिन्स, विटामिन। और जो मेन पढ़ना है आपको वो क्या पढ़ना है? विटामिन पढ़ना है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब मैं लिखती हूं यहां पर विटामिन या विटामिन, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है विटामिन की खोज किसने की? हाँ, डीएनए चेंज हो सकता है देवाशीष, बिल्कुल हो सकता है। डीएनए आइसोलेशन से डीएनए चेंज हो सकता है। पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी ये मैं कैसे होता है। फैट कैसे बढ़ जाता है? जब आपके बॉडी में बाइल जूस की कमी हो जाती है, तो बाइल जूस फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तब आपके बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। अमित जी, ठीक है, मैंने बता दिया। नहीं, सबने गलत आंसर बताया है। वीरेंद्र कुमार, तुम कहां से पढ़ते हो? तुम हमेशा गलत बताते हो। ठीक है, देखो फैट की जो वाइटामिन्स हैं, अगर आपसे पूछे वाइटामिन की खोज किसने की, तो वाइटामिन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस। हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। किसकी? तो वाइटामिन्स की। बट ये जो विटामिन वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया? तो विटामिन वर्ड दिया गया था फंक के द्वारा, FUN के, फंक द्वारा दिया गया।
ये आपको याद रखना है। नहीं, गुप्ता विकास आपने गलत बताया है, फंक ने नाम दिया था पर विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि विटामिन से हमें कैलोरीज नहीं मिलती हैं, नो कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड बाय विटामिन्स, कोई भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, कोई भी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैं लिख भी रही हूं, कोई भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। फिर हम क्यों लेते हैं, तो विटामिन्स क्या करते हैं, उत्पादन नहीं होता है। विटामिन्स हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और अगर इन विटामिन की कमी हो जाएगी, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाती है, हमें बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाती हैं। ल्यूसेंट में फंक लिखा है तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, वर्ड गिवन बाय, अरे डायबिटीज वाला आंसर देंगे अशोक कुमार, पहले मैं पढ़ाऊंगी कि डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, तो दोनों के लिए अलग होते हैं, बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट आता है विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, तो विटामिन्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन्स जो वसा में घुल जाते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। जल्दी से बताइए कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाएंगे। वसा बोले तो इतने सारे अभी एग्जाम्पल लिखे थे, मीट में, बटर में, या घी में, या तेल में, कोई भी तेल में घुल जाएं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, आप फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरे कौन से होते हैं, तो दूसरे आते हैं यहां पर वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो किसके अंदर घुल जाते हैं, वाटर के अंदर, हिंदी में क्या होगा, पानी में घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैम वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, स्कूल में पढ़ा है, पानी में तो सब कुछ घुल सकता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं फैट में सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर में सोल्यूबल। पहले बताओ वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आप सब लोगों ने, फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बच्चा इसको उल्टा याद करता है, के ई डी ए, कीड़ा नाम से याद करता है। ठीक है, और अगर मैं, अरे आपने उल्टा बता दिया गोलू जी, नहीं मैथ का क्लास नहीं होता, अब नाम लिखिए आप। मुकुंद जी आपने गलत बता दिया, पीएम मोदी जी आपने सही बताया है। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, ए डी ई के। अब आपको ये सारे विटामिन्स पढ़ने हैं, ये सारे विटामिन पढ़ने हैं आपको, एक एक करके सारे डिटेल में पढ़ने हैं। शिवम कुमार, मुझे लगता है आप मेंटली रिटायर्ड हो, आपको बिल्कुल बात करने की भी तमीज नहीं है। शिवम कुमार क्या लिख रहे हो, मैं पूरा आपका मतलब समझ रही हूं आपकी लाइन का, बिल्कुल आप में बात करने की तमीज नहीं है। हाँ अभी बताऊंगी, सब बताऊंगी, लॉस ऑफ विटामिन, अरे रुक जाओ, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। फंक ने नाम दिया था विटामिन और हॉपकिंस ने इन विटामिन की खोज की थी कि कितने विटामिन होते हैं टोटल। और पीएम मोदी जी आप प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए, यहां पर बच्चा फिर फालतू का गुस्सा करता है मेरे पे, आप प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए वरना मैं आज के बाद आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगी। आप अपना रियल नेम लिखिए यहां पर।
मुकेश जी कह रहे हैं मैम आज पीछे टाइम्स का लोगो आ रहा है। हाँ जी, टाइम्स का लोगो मैंने लगवाया है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे एक चैनल है जीके सवेरा नाम से, वो मेरी सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब पे डाल रहा है। पता नहीं क्या मिल जाता है। आप में से ही एक होगा कोई इस बैच में एडमिशन ले रखा होगा, कोई स्टूडेंट ही होगा जो ऐसी हरकतें कर रहा है। क्या मिल जाएगा आपसे? मैं कोई भी पर्सनली मत लेना, मैं सिर्फ उस बच्चे से बोल रही हूँ जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा है। क्या मिल जाएगा आपको उससे? मैं कल ही रिपोर्ट कर दूंगी, आज ही रिपोर्ट कर दूंगी, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, कंप्लेंट डाल दूंगी मैं, FIR कर दूंगी मैं। क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब देखो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। पहले मैं आपको पढ़ा रही हूं फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट वाले कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सबसे पहला विटामिन लिख रही हूं मैं यहां पर, कौन सा? विटामिन ए। सबसे पहला विटामिन लिखा है मैंने, कौन सा? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, प्लीज जो भी मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मैं उससे मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी टीचर की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं आप यूट्यूब पे। प्लीज मेरा वीडियो रिकॉर्ड मत कीजिए, अदरवाइज मुझे एक्शन तो लेना है, मैं कर लूंगी जो मुझे करना है। ठीक है, कोई भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। मैम आज पहली बार लाइव आया हूँ, हमेशा ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपको पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उमाशंकर आपका नाम दिख रहा है, नाम में क्या रखा है यार वैसे भी। ठीक है, सबसे पहला विटामिन मैंने कौन सा लिखा है यहाँ पर? विटामिन ए। अब इन आपको विटामिन में पढ़ना क्या है? आपको इन विटामिन में 3 चीजें पढ़नी होती है। सबसे पहला पढ़ना होता है इन विटामिन का केमिकल नेम। इन विटामिन्स के हमेशा केमिकल नेम होते हैं, इनके रासायनिक नाम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन ए को रेटिनोल, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा यहां पर पढ़ने हैं सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब है किस विटामिन का कौन सा सबसे अच्छा सोर्स होता है। तीसरा आपको यहां पर पढ़ना है डेफिशिएंसी डिजीज। मैंने लिखा है DD, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब इस विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। कमी के कारण बीमारी, डेफिशिएंसी डिजीज। सारी की सारी विटामिन में आपको ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला, इन विटामिन के कौन कौन से आपको केमिकल नेम होते हैं, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी के कारण बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हाँ, विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। अभी बताऊंगी कौन से विटामिन को। रुकिए मोहम्मद अरशद जी, सारे डाउट क्लियर होंगे जब विटामिन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका कोई डाउट ही नहीं बचेगा। रुक तो जाओ। ठीक है, सबसे पहला विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनोल। तो आपको आंसर देना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए किस विटामिन को रेटिनोल कहा जाता है, आपको क्या लिखना है? विटामिन ए। अब विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? रेटिनोल हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। और आंखों के लिए क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारी आंख बहुत हेल्दी रहे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के साथ आप देख पाए, है ना। तो इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? कैरेट, पहला क्या है? कैरेट। गाजर, दूसरा सोर्स क्या है? तो विटामिन ए का दूसरा सोर्स होता है पालक। पालक में भी विटामिन ए होता है। तीसरा इसका सोर्स क्या होता है? कैरेट का मतलब होता है गाजर, ठीक है, पालक। और तीसरा यहां पर होता है ग्रीन वेज। ग्रीन वेज का मतलब होता है हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, ठीक है। जितने भी आप हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक हो गया, धनिया हो गया, और आप खाते हैं बथुआ खाते हैं, साग वगैरह खाते हैं, उन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। हाँ, मूली भी, रेडिश भी इसका सोर्स हो सकता है। रेडिश मूली में भी होता है, रेडिश में भी विटामिन ए होता है, मूली में भी होता है, बिल्कुल, ठीक है।
हाँ, थोड़ा लिंक से बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो विटामिन ए आप कैसे याद करें? विटामिन ए रेटिनोल, जैसे हमारे आंख में होता है ना रेटिना, रेटिना होता है हमारी आंख में जहां पर इमेजेस बनती हैं रेटिना वगैरह में, तो रेटिनो से ही याद कर लो रेटिनोल। और रेटिनोल किसके लिए अच्छा हो गया? हमारी आंखों के लिए। और आंखों के लिए क्या अच्छा होता है? मम्मी बोलती है ना पालक खाया करो, गाजर का पानी पिया करो, या हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिससे हमारी आंखें क्या रहती हैं? अच्छी रहती हैं। तो अब विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है? अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देना। अंधेरे में मतलब जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है, नाइट का टाइम होता है, डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान की आंखों पे जोर पड़ता है और उसको दिखाई नहीं देता है अच्छे से। वैसे तो आप बोलोगे मैम अंधेरे में तो हर किसी को दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, बट जिस इंसान को अंधेरे का मतलब है शाम के टाइम 6, 6:30, 7 बजे के बाद इन इंसान को दिखना कम हो जाता है। तो आपको इसके आगे लिखना है अनेबल टू सी वेल इन नाइट्स, रात के समय अच्छे से दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। क्लियर है? कैरेट, स्पिंच, पालक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, रेडिश मूली हो गया, और चुकंदर में भी चुकंदर में भी होता है, बिल्कुल चुकंदर बीट रूट में भी होता है। तो ये आपका विटामिन ए था। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसको कहा जाता है मैम नाइट ब्लाइंड और रतौंधी। एक बुक में लिखा हुआ है, बुक का नाम तो मैं नहीं बोलूंगी यहां पर, कि कलर ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होता है। गलत लिखा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिजीज। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक जेनेटिक डिजीज होता है। और जेनेटिक डिजीज क्या होती है? वो डिजीज जो आपको बाय बर्थ मिले, वो डिजीज जो आपको बाय बर्थ मिले। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। नाइट ब्लाइंडनेस का एक नाम और होता है, इसको बोला जाता है नाइक्टोपीनिया। इसका दूसरा नाम होता है नाइक्टोपीनिया। इसको नाइक्टोपीनिया भी कहा जाता है। नाइक्टोपीनिया का मतलब भी होता है रात में अच्छे से दिखाई नहीं देना, रात में अच्छे से दिखाई नहीं देना। ठीक है, नाइक्टोपीनिया भी कभी कभी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नाइक्टोपीनिया भी किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं हम? नाइट ब्लाइंडनेस को। ठीक है। अच्छा, वो भी इसी का ही नाम होता है, नाइक्टोपीनिया बोलो, या आप इसको बोल सकते हैं नाइक्टेलोपिया। ये भी दोनों इसी का नाम होते हैं, नाइक्टेलोपिया। नाइट ब्लाइंडनेस के नाम होते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में। जो भी पूछा आशीष जी आपने बोला है, सही बोला है। इसको नाइक्टेलोपीनिया भी बोलते हैं और नाइक्टेलोपिया भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब डॉक्टर की लैंग्वेज में टर्म होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो गया मैम? हमारी आंखों में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, रोड सेल्स, एक कॉन सेल्स। तो हमारी रोड सेल्स होती हैं, वो हमारे लाइट को दिखाने का काम करती हैं, और थोड़ा बहुत उनमें प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, तो इंसान को रात में लाइट नहीं दिख पाएगी, मतलब अंधेरा अंधेरा लगेगा उसको, तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। दूसरा देखो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा होता है यहाँ पर विटामिन डी। सीधा डी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पहला कौन सा करवा रही हूँ? फैट सोल्यूबल करवा रही हूँ। नहीं, इंग्लैंड की महारानी को नहीं हुआ था, उनको तो हीमोफीलिया हुआ था। आप बहुत गलत लिख रहे हैं। माइग्रेन इज ए जेनेटिक डिजीज? नो, नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। अब विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? तो डी होता है हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स को मजबूती देने का काम करता है। अब हड्डियों में स्ट्रेंथ देने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए। और कैल्शियम किस किस में होता है? तो इसके सोर्सेज आप लिख सकते हैं, मिल्क, दूध में होता है, एग,
अंडे में होता है कैल्शियम। आप इसके बाद लिख सकते हैं सोयाबीन, सोयाबीन भी इसका अच्छा सोर्स होता है। आप इसके बाद लिख सकते हैं नॉनवेज, नॉनवेज में भी होता है। वैसे जो बच्चे या जो इंसान नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें कभी भी विटामिन की कमी नहीं होती, क्योंकि नॉनवेज में ऑलमोस्ट सारे विटामिन हो जाते हैं। ठीक है, तो मिल्क, एग, सोयाबीन, नॉनवेज और बनाना, केला भी होता है इसका सोर्स। अच्छा, केला भी लिख सकते हैं आप, केले में भी होता है विटामिन डी। ठीक है, अब विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूती देता है, हड्डियों को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, मजबूती देने का काम करता है, देने का काम करता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या हो जाता है? हाँ, मार्क, बिल्कुल 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 सही बोला आपने देवाशीष, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट होता है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी जो होता है इसका प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन में। विटामिन डी है, उसका प्रोडक्शन होता है हमारी स्किन में, स्किन की लेयर्स में बनता है। बट ये एक्टिवेट किससे होता है विटामिन डी? तो ये सनलाइट से एक्टिवेट होता है। तो आपको याद रखना है, विटामिन डी इज फाउंड इन ह्यूमन स्किन। विटामिन डी हमारी त्वचा में पाया जाता है, बट ये एक्टिवेट किससे होता है? सनलाइट से होता है। तो डायरेक्ट सनलाइट से नहीं मिलता है, ये सनलाइट से सिंथेसिस या एक्टिवेट हो सकता है। क्लियर है? देखो, विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी स्किन में होता है और इस विटामिन डी हमारे बॉडी में बनता है। और ऐसी चीज जो हमें माँ के पेट से मिले, जो चीज हमें बाई बर्थ मिले, उसे साइंस में कहा जाता है हार्मोन, उसे साइंस में कहा जाता है हार्मोन। क्यों मैम, ऐसा क्यों? तो याद करो मेरी HCl वाली क्लास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माँ के पेट से मिलता है। मैंने बताया था ऐसी चीज जो हमें माँ के पेट से मिले, साइंस उसको क्या बोलती है? हार्मोन। क्योंकि मैम हार्मोन हमारे बॉडी में बनते हैं और हमें माँ के पेट से ही मिलते हैं। तो ऐसी चीज साइंस कहती है जो इनका प्रोडक्शन आपके बॉडी में होता है या माँ के पेट से ही आपके बॉडी में बनने लग जाती हैं, उसको हार्मोन कहा जाता है। तो अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो आपको आंसर क्या देना था? विटामिन डी को। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन। क्यों कहते हैं? तो चलो मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया बाय बर्थ। क्यों? क्योंकि मैम ये जन्म से ही मिलता है हमें। बता देंगे विटामिन डी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्किन में। और ये एक्टिवेट किससे होता है? सनलाइट से। इसको क्या बोलेंगे? हार्मोन। केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। सोर्सेज इतने सारे। और क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। तो मैम अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, और हड्डियां कमजोर होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है रिकेट्स। विटामिन डी की इस डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। और रिकेट्स किसको बोलेंगे? जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, किसकी वजह से? कैल्सीफेरॉल की वजह से। तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? रिकेट्स। और जब सेम बीमारी हमारी उम्र में होगी, हमारी उम्र का मतलब है जब आपको एडल्ट एज में होगी, तो उस बीमारी को नाम दिया जाता है ओस्टोमलेशिया। उस बीमारी को क्या नाम दे देते हैं? उसको नाम दे देते हैं ओस्टोमलेशिया। बता देंगे? क्लियर है? ओस्टोमलेशिया। जब बच्चे की हड्डियां कमजोर होंगी उसको रिकेट्स बोलेंगे, और जब एडल्ट की हड्डियां कमजोर होंगी किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से, तो उसको हम नाम क्या देंगे? उसको हम ओस्टोमलेशिया नाम देंगे। बता देंगे? ओस्टो का मतलब होता है हड्डी, हड्डियों की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हो गया? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। हाँ, टिटेनी क्या होता है? हड्डियों का पतला होना। मोहम्मद अरशद, टिटेनी होता है हड्डियों का पतला होना। मुकेश साहा, मैम अब तक आपके पढ़ाए हुए में से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं,
तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप एमसीक्यूज भी करवाओगे? कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं, होते हैं, कोई बात नहीं है। एक दिन मैं आपकी डाउट क्लास रखूंगी इस संडे में, हो सकता है इसी संडे में आपकी रखूं, जो भी आपका डाउट हो, बट पढ़ाए हुए से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ाए हुए से पूछ सकते हैं। यह आपका विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं विटामिन ई। बस तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब किया करो, बाकी सब ठीक है, गुस्सा मत दिलाया करो। बाकी तुम लोग बोलोगे मैम एमसीक्यूज करवा दो, मैं एमसीक्यूज करवा दूंगी। तुम लोग बोलोगे मैम मॉक टेस्ट ले लो, मैं आपको मॉक टेस्ट भी ले लूंगी आपका। बस तुम लोग बस मेरा दिमाग मत खराब किया करो, बाकी जब तक दिमाग नहीं खराब होता है तब तक सब सही है। जो आप बोलोगे, आप कितनी भी आप बोलोगे वो चैप्टर पढ़ा दूंगी आपको, चाहे वो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया हो आज तक, पर आप बोलेंगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी। बस एक शर्त है, मेरा दिमाग मत खराब किया करो तुम लोग, क्योंकि जब दिमाग खराब होता है ना तो फिर क्या बोलता है, आयोडीन की कमी से भी तो होता है, वो गोइटर होता है। किरण यादव जबलपुर, वो गोइटर घेंगा रोग होता है, तुम लोग कंफ्यूज बहुत रहते हो, वो गोइटर होता है। सुदर्शन जी वो डिपेंड करता है आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखे विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है। हाँ मॉक टेस्ट तभी लूंगी जब मैम एनटीपीसी घुमाकर ज्यादा पूछता है, हाँ मुझे पता है, पर कितना ही घुमा ले नहीं छूट पाएगा क्वेश्चन। आप एक काम करो ना, लास्ट ईयर के एनटीपीसी के क्वेश्चंस निकालो और लगाओ, आप नहीं होते वो मुझसे पूछ लो, दिक्कत क्या है। एक क्लास ले लेती हूँ, डाउट क्लास ले लूंगी, संडे को रख लूंगी, मॉर्निंग में रख लेंगे 12 से 2 या 2 से 4 रख लूंगी। चलो पीएम मोदी, पहले अपना नाम चेंज करके आओ, अपना ओरिजिनल नेम लिखो, फिर कमेंट करो तो ही रिप्लाई करूंगी, वरना नहीं करूंगी मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, लड़कियों के लिए सबसे अच्छा विटामिन होता है ई, लड़कियां विटामिन ई के बिना नहीं रह सकती, ठीक है। और ये विटामिन ई के सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है, बेसिकली जो पानी वाली चीज होती है उनमें ज्यादा होता है। क्या क्या, तो देखो इसका एग्जाम्पल हो सकता है सबसे पहला तरबूज, तरबूज, वाटरमेलन, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ, वाटरमेलन, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं खरबूज, मतलब मेलन। तीसरा आप इसको लिख सकते हैं अनार। चौथा आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका सोर्सेज लिख सकते हैं चकुंदर। आप इसका लिख सकते हैं कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा वगैरह में, गोभी वगैरह में भी होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया सैलेड, जो जितना भी सैलेड होता है उस सब के अंदर क्या होता है, विटामिन ई होता है। बेसिकली जो पानी वाली चीजें होती है ना, समझ गए ना, जैसे अनार में पानी होता है, नारियल भी अच्छा होता है, इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है वैसे तो नारियल भी। जो पानी वाली चीजें होती हैं उनमें रहता है क्या, विटामिन ई। नहीं, पहले अपना नाम चेंज करके आओ पीएम मोदी, उसके बाद ही मैं कुछ पूछूंगी, ठीक है। मुकुंद कुमार जी कह रहे हैं आप मैम के पढ़ाए हुए से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके मुकेंद्र जी, अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो बिल्कुल आपसे हो रहे होंगे, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता वाला विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन। और ब्यूटी तो लड़कियों में होती है, लड़कों में तो होती नहीं, तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छा, अपनी स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। मैम अंडा का जर्दी क्या, मैं सब्जी नहीं, देवाशीष वापिस पूछो आप। चकुंदर नहीं, चुकुंदर होता है, चुकुंदर क्या होता है, चकुंदर होते हैं, चुकुंदर होते हैं, मुझे नहीं पता, इंग्लिश में लिख लो बीट रूट, बीट रूट लिख लो। हिंदी में चकुंदर होता है, चुकंदर होता है, चुकुंदर होता है शायद, मुझे नहीं पता, हिंदी में देख लेना। ठीक है। देखो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, तो एक तो हो सकता है अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग क्या होता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, ठीक है। कैसे, मान लो आपकी एज है, आपकी एज कितनी है, तो आपकी एज है 40 साल,
और आप में अगर विटामिन ई की कमी होगी तो फेस पे झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी, स्किन लटकने लग जाएगी, तो आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लग जाओगे। तो आप दिखने लग जाओगे 50 साल के, हो आप 30 या 40 साल के। और जिस इंसान में विटामिन ई ज़्यादा रहता है तो उसकी उम्र होती है 40 साल की और वो दिखता है 30 साल का। जैसे अनिल कपूर आज भी देख लो, है ना। हाँ, ये हो सकता है चुकंदर होता है, शायद हिंदी में चुकंदर ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चुकंदर होता है, ठीक है, चलो चुकंदर लिख दिया मैंने, सही हो गया। दूसरा, लड़कियों में अगर इसकी कमी हुई तो लड़कियों में फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है, लड़कियों में फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है। और हिंदी में बोलेंगे इसको गर्भाधारण की कमी, मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है और एग फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है, और एग से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है। तो लड़कियों के लिए तो अच्छा विटामिन होता है कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। और डी को क्या बोला था मैंने, डी को बोला था मैम आपने हार्मोन। बादाम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B1 होता है बादाम में, शुभम जी, B1, ठीक है। चलो, तो विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां से कौन सा होता है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है विटामिन के। नेक्स्ट पढ़ना है यहां पर विटामिन के। नेक्स्ट आपको लिखना है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्वेनिन। फाइलोक्वेनिन, ये तो मैंने पढ़ाया भी है, फाइलोक्वेनिन, ठीक है। और विटामिन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो देखो के किस किस में होता है। विटामिन के अगेन होता है चुकंदर में, बीट रूट में, ठीक है, चुकंदर में होता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं दूध में, विटामिन के दूध में भी होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं नॉनवेज, नॉनवेज में भी होता है। और जो मछली का तेल होता है, फिश ऑयल होता है, उसमें भी होता है। नॉनवेज में सब आ गया, मटन चिकन सब आ गया है, ठीक है। और विटामिन के क्या काम करता है, तो मैम विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये मैंने पढ़ाया है आपको। विटामिन के क्या करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, या रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, ठीक है, क्योंकि ये कोएगुलेशन का काम करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिए कोएगुलेशन, पढ़ा चुकी हूं मैं केमिस्ट्री क्लास में, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी कि कोएगुलेशन क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको स्कंदीकरण, स्कंदीकरण, ठीक है। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लॉटिंग नहीं होगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, या ब्लड क्लॉटिंग में टाइम ज्यादा लग जाएगा, नो ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है, कोएगुलेशन का या ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ई कोलाई नहीं होता है, ई कोलाई वाला यहां नहीं होता है, वो विटामिन B12 होता है। हाँ, नेफ्थेलोक्वेनिन भी इसी विटामिन को कहा जाता है, नेफ्थेलोक्वेनिन भी इसका दूसरा नाम होता है, लिख देती हूं कभी कंफ्यूज मत होना, नेफ्थेलोक्वेनिन भी इसी का नाम होता है, नेफ्थेलोक्वेनिन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। दोनों ही इसी के नाम होते हैं, आप किसी भी नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं। दोनों नाम से आप किसी भी नाम से पढ़ सकते हैं। मुकेश जी सही सही दे रहे, सही दे रहे, हाँ।
विटामिन ए की खोज फंक ने ही की थी, फंक ने ही की थी विटामिन ए की खोज। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं चारों। कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब आपको नेक्स्ट कौन से पढ़ने हैं? सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील। और पानी में कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका विटामिन बी, विटामिन बी। बस विटामिन बी मैं कल से करवाऊंगी, अभी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं क्योंकि आज होगा नहीं, वैसे भी 15 मिनट बचे तो आज होगा नहीं, तो कल करवाऊंगी। जितने भी डाउट हैं आप मुझसे पूछिए, अभी जो पढ़ाया हुआ है वो सारा पूछिए, जल्दी पूछिए। जल्दी पूछे। विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं तो वो कल करवाऊंगी, आज नहीं हो पाएंगे। उसके बाद विटामिन सी पढ़ाऊंगी, जल्दी बताइए। हाँ, आज नहीं हो पाएगा विटामिन बी। अब कुछ भी डाउट हो आप मुझे डाउट पूछिए। अनंत उत्कर्ष घर पे वैसे तो ठीक है, अभी सब ठीक है माहौल। पूछिए, जल्दी पूछिए। एक्सेस अमाउंट विटामिन कोज एनी, हाँ 2-4 विटामिन एक्सेस अमाउंट में लेने से कुछ हो सकता है, बताऊंगी वो आगे, अभी आए नहीं है वो बता दूंगी, कोई सुदर्शन जी बता दूंगी। मैम अजित आगरा जब पेनक्रियास करवाऊंगी तब बताऊंगी। ये पेनक्रिएटिक जूस की डेफिशिएंसी से हो जाती है, खैर ये बता दिया मैंने। लीवर कैन प्यूरिफाई ब्लड, नहीं लीवर प्यूरिफाई नहीं करता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हाँ, आपके ब्लड में अगर टॉक्सिक एलिमेंट है तो उस टॉक्सिक एलिमेंट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है लीवर, प्योरीफाई नहीं कर सकता। किसने पूछा? शांतनु ने पूछा है। ठीक है, मैम कहीं पर कटने पर ब्लड में वाटर जैसा निकलता है, दैट इज प्लाज्मा। प्रीति मिश्रा, दैट इज प्लाज्मा। मैम ड्यूडेनम क्या होता है? पढ़ा नहीं आपने ड्यूडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, पढ़ाया था मैंने। HIV एड्स डिक्रीज WBC देन नॉट ब्लड कैंसर, इंक्रीज इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू दैट पर्सन। क्या सुदर्शन आपने क्या पूछा? इफ HIV एड्स डिक्रीज WBC देन व्हाई नॉट ब्लड कैंसर? अरे ब्लड कैंसर तो WBC ज्यादा होने से होता है, नहीं तुम लोग इतना कंफ्यूज